अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आज के सेशन की होस्ट रुमाजा तनवीर, स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी एट जीसी एंड वर्किंग एज अ होस्ट एट ह्यूमन एड ऑर्गेनाइजेशन एंड सैंडबॉक्स। दिस इज द सेकंड एपिसोड ऑफ आवर टॉकिंग ट्रॉमा संडेज सीरीज और आज के हमारे सेशन का टॉपिक है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ट्रॉमा, जिस पे डिटेल से बात करने के लिए हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर सोबिया इकराम, सीनियर लेक्चरर एट रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, National Trainer for Addiction Treatment at United Nations Office on Drugs and Crimes, Consultant Clinical Psychologist at Psychotherapy and Rehab Center Lahore, and member of American Psychological Association. Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम। इसका कैसे हो आप? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। तो जैसे कि मैम हमारे पिछले एपिसोड में हमने ट्रॉमा के इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया था, तो आज हम उसके उसके इफेक्ट्स की टाइप्स हमने बताई थी कि बहुत सारी टाइप्स होती हैं। उनमें से एक टाइप को इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में, जो कि है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो मैम, जो इंसान ट्रॉमा का शिकार है उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स कैसे उस पे असरअंदाज, उसकी जिस्मानी सेहत पे कैसे असरअंदाज होते हैं, मैम अगर आप थोड़ा सा बताएं। राइट। अच्छा, इसमें लेट्स टॉक अबाउट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू कोट कि जिस किताब को या जिस बंदे को मैं फॉलो कर रही हूँ, ही इज अ जर्मन साइकियाट्रिस्ट एंड ट्रॉमा एक्सपर्ट, और ही इज द वन who actually started the first trauma center in I guess New York or somewhere maybe. Or he's been working with trauma victims and trauma informed services since years and years and years. And when I started reading about him and his perspective about trauma, मैंने ये चीज रियलाइज की कि यस, मैंने भी अपने क्लाइंट्स में यही चीजें देखी हैं बट कभी नोटिस ही नहीं किया, और मेरा पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो गया। एंड दैट इज व्हाई जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं या जो पॉइंटर्स हैं या जो ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिससे कि हमें पता लग सकता है कि somebody is going through a trauma or not, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब हम थेरेपी की बात करते हैं ना, तो ट्रॉमा थेरेपी या ट्रॉमा का जो इलाज है वो सिर्फ सीबीटी में नहीं है, वो सिर्फ हिप्नोसिस में नहीं है। We need an integrated approach to treat trauma. क्यों फेलियर्स आ रहे हैं? हर बीमारी का इलाज कर लिया जाता है। अगर किसी थेरेपिस्ट के पास पीटीएसडी का क्लाइंट आ जाता है एंड दे आर स्ट्रगलिंग, वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि यार इसको लेकर कैसे चलना है। एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि वो एक ही अप्रोच को लेकर चल रहे हैं, या अगर वो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाते हैं तो वो ज्यादा उसको मेडिकेशन दे देते हैं। अब कुछ जगहों पे एक नई टर्मिनोलॉजी जिसको हम ईएमडीआर कहते हैं, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन रीप्रोसेसिंग थेरेपी, वो बहुत ज्यादा इन है ट्रॉमा के लिए, एंड दैट इज नो डाउट बहुत ज्यादा इफेक्टिव थेरेपी है। व्हाई इट इज इफेक्टिव वी विल टॉक अबाउट इट, लेकिन वो भी एक मखसूस किस्म के लोगों के लिए इफेक्टिव है। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो ट्रॉमा है उसकी नौयत क्या है और उसके इफेक्ट, हर डिफरेंट नौयत के ट्रॉमा का डिफरेंट लेवल का इफेक्ट आपकी बॉडी में कैसे आ रहा है। सबसे पहले तो थोड़ा सा अगर जनरल एक ओवरव्यू दूं तो ट्रॉमा के इफेक्ट, जो फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स की हम बात करेंगे, इफेक्ट तो आई गेस मे बी यू कैन टॉक अबाउट इफेक्ट्स, और मे बी आप उसको ऑल्टरनेट एज अ सिनोनिम इस्तेमाल कर सकते हो। बट फर्स्ट थिंग इज योर पोस्चर, बॉडी पोस्चर। सेकेंड इज आपकी स्लीप पैटर्न्स। थर्ड इज आपकी डाइजेशन, आपके खाने पीने की रूटीन और आपका खाना पीना को डाइजेस्ट करने का जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम। फोर, आपके शोल्डर्स, दैट इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। फिफ्थ, योर स्किन, और स्किन में भी आप अपने जो डार्क स्पॉट्स हैं, आप अपनी एक्नी है, उसको खुद कैसे ट्रीट कर रहे हो, ठीक है ये। एंड देन योर एटीट्यूड टुवर्ड्स एक्सरसाइज, कि आप किस नौयत की एक्सरसाइज को प्रेफर कर रहे हो या कर भी रहे हो या नहीं, ठीक है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जहां पर बिफोर डायग्नोसिस ये चीजें आपको हेल्प करेंगी इन एस्पेक्ट्स पे नजर रखने से कि ट्रॉमा की जो नौयत है वो कैसी है। आया वो मिक्स कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा है, बिकॉज अब आजकल का जब कल्चर की बात करें तो इट्स गेटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक इंसान अगर फिजिकल ट्रॉमा से गुजरा है तो वो
अब्यूज के साथ साथ नेग्लेक्ट का भी शिकार था, ठीक है। सो इट्स नाउ थिंग्स आर गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। अब क्लिनिक पे हम बैठते हैं, आज से 5 साल पहले मैं देखूं तो पेशेंट्स मुख्तलिफ नौइयत के थे, और अब जो है पेशेंट्स बहुत मुख्तलिफ हैं, और ऐसे ऐसे डिसऑर्डर्स जो पहले कभी नहीं देखे वो रिपोर्ट हो रहे होते हैं। सो इसी तरह हमें खुद को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, और हमें किसी एक थेरेपी या एक इंटरवेंशन या एक बाबा जी या एक दवाई के ऊपर फिक्स नहीं रहना पड़ेगा। अगर आपको वाकई ही ट्रॉमा का इलाज करना है तो आपको हर चीज को नोटिस करते हुए हर चीज को इंटीग्रेट करना है अपनी थेरेपी में, या जो लोग सफर कर रहे हैं वो अपने इलाज के लिए उसको इंटीग्रेट करेंगे। सो एज अ ट्रॉमा थेरेपिस्ट, जो ट्रॉमा थेरेपिस्ट है वो एक इंसान, जो एक पर्सन है जो ट्रॉमा से सफर कर रहा है, उसकी बॉडी को एज एन स्कोर शीट कंसिडर करते हैं। स्कोर शीट क्या होती है कि एक ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, ओके दैट मींस दिस, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, कुछ चीजें हम ऐसे बात करेंगे जो जेनेरिक है, क्योंकि अब इट्स एन ओपन एक्सेस वीडियो, जनरल पब्लिक भी देखती है, तो उनके लिए भी कुछ इंडिकेटर्स हैं कि देखें जिन अलामात की हम बात करेंगे वो नेसेसरीली मतलब उसका ये नहीं है कि जिसके अंदर भी ये अलामात है वो ट्रॉमेटिक है, वो ट्रॉमाटाइज्ड है और उसकी तो जिंदगी में कोई ट्रॉमा था और ऐसे है वैसे नहीं। क्योंकि डायग्नोसिस के लिए प्रॉपर सिम्टम्स, लाइफ के अंदर डिस्टरबेंस और उसके साथ ये वाली अलामात मौजूद हो तो आपको इंडिकेट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक बंदा आया है और आपको क्लियर कट पता है एज अ थेरेपिस्ट, एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ डॉक्टर कि ये बंदा ट्रॉमा का शिकार है, ठीक है, हिस्ट्री आपने ले ली तब आपको पता लगा। फिर आप ये देखते हैं कि ट्रॉमा जो है वो उस पर किस हद तक उसकी जात के ऊपर असरअंदाज है। इस जुमले के लिए ये जो मैंने पॉइंटर्स बताए हैं ना, बॉडी पोस्चर शोल्डर, ये अलामात हैं या ये पॉइंटर्स हैं, ये इस जुमले को सिर्फ इफेक्ट करते हैं या रिलेट करते हैं कि किस हद तक इंसान के अंदर ट्रॉमा जा चुका है उसकी जात के अंदर। सो दैट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज जरूरी था ये एक डिस्क्लेमर ऐड करना, बिकॉज लोग फिर उसको जो है ना, वो वही बात है पाकिस्तान में किसी भी चीज को जो है ना, दवाई को बस मुझे आराम आ गया, अच्छा जी ये वाली दवाई तुम भी पी लो तुम्हारी भी खांसी खत्म हो जाएगी, पर कोई पता नहीं कि वो दवाई जो है इन्फ्लेमेशन की हो। एनीवेज, हम लोग बहुत ज्यादा ओवर आई गेस प्रिस्क्राइब कर देते हैं चीजों को। सो बॉडी इज अ काइंड ऑफ स्कोर शीट, आप चेक मार्क करते हो एज अ थेरेपिस्ट। और अगर आप खुद सफर कर रहे हो, ठीक है, इफ यू आर अ ट्रॉमा विक्टिम, तो आप खुद भी देख सकते हो कि यार मेरी लाइफ में एक ट्रॉमा भी है और ये मेरे बॉडी के रिस्पॉन्सेज हैं। इट मीन्स कि ये जो ट्रॉमा है वो मेरी जात के इस एस्पेक्ट तक, इस हिस्से तक पहुंच चुका है, ठीक है। होप इट्स मेकिंग सेंस और नॉट, पता नहीं। सो Yes, जस्ट yes, कीप, ma'am. आई नीड योर फीडबैक बिकॉज मुझे वो थोड़ा डायरेक्शन मिलती रहेगी। सो first of all, let's talk about your body, your posture, right? ऐसे लोग जो ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो किया, एंड जो भी मैं बता रही हूँ इट्स नॉट बेस्ड ऑन कि साइकोलॉजिस्ट किस नजरिए से देखता है। मैं जो कुछ भी बता रही हूँ इट्स बेस्ड ऑन अ रिसर्च on years of practice and research and struggle of psychiatrists and psychologists in the field, and especially those जो कि वॉर के अंदर जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, because Dr. Bessel was one of the therapists or psychiatrists who was serving in army as well. So ऐसे बच्चे जो एक ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं जहाँ पे पेरेंटल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज बहुत ज्यादा था, हर वक्त माँ जो है बच्चे को डांट रही है, मार रही है, माँ बाप आपस में भी लड़ रहे हैं, बच्चे का भी बेड़ागर्द कर रहे हैं। ऐसी सूरत में क्या होता है, जब बच्चा सुन रहा है फिजिकल सॉरी वर्बल अब्यूज, द किड्स यूजुअली, ऐसे लोग जब ग्रो अप करते हैं या अपने बचपन में भी, उनकी लाइफ में एक चीज होती है, उनके हाथ their hands are like this, you know, most of the time when they are talking their hands are like this. So you can notice such indicators कि एक इंसान जिसकी जिंदगी में ट्रॉमा था, वो जब कमरे में एज अ थेरेपिस्ट के रूम में चल के कमरे से कुर्सी तक आता है, तो आप उसको चलते देख लें कि क्या उसकी बॉडी स्टिफ है, इज देयर एनी स्टिफनेस इन हिज और हर बॉडी, आर देयर एनी जर्की मूवमेंट्स इन हिज और हर बॉडी। जर्की मूवमेंट्स का मतलब होता है कि बंदे की बॉडी बहुत स्टिफ है, उसको रिलैक्स करने की जरूरत है।
ठीक है। और वो क्यों कर रहे हैं? लेट्स गेट इनटू द फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट। वो अपनी बॉडी को कंट्रोल इसलिए कर रहे होते हैं कि उनको ये लगता है कि वो अपने एंगर को सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और अगर उन्होंने एंगर, क्योंकि बचपन से देखा ना, अब माँ बाप अगर गुस्सा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बच्चा नहीं रिस्पॉन्ड बैक करेगा। तो थ्रू आउट जो लाइफ है वो बच्चे की जर्की मूवमेंट्स या क्लेंच्ड जो फिस्ट हैं वो इसलिए रहती है कि उसको यही खौफ होता है कि कहीं मेरे मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कोई गुस्से वाला एक्सप्रेशन जो मैं आज तक सप्रेस करके बैठा हूँ मेरे मुंह से वो ना निकल जाए, ठीक है। सो दैट्स द सिम्टम, वन थिंग। और ऐसे लोग जो है वो यूजुअली पीपल प्लीजर्स भी होते हैं, क्योंकि बचपन में ट्रॉमा देखा ना, अब्यूज देखा, फिजिकल सॉरी वर्बल अब्यूज देखा है, उसकी वजह से ऑल दैट व्हाट दे डू इज ऑल द टाइम ट्राइंग टू फुलफिल द विशेस एंड डिजायर्स ऑफ अदर पीपल्स। वो हर टाइम उनके दिमाग में एक ही चीज होती है, फलां बंदे को खुश करना है, फलां बंदे को खुश करना है। ऐसा नहीं है कि वो मुनाफिक है, हम बड़े आराम से ना चलते फिरते कह देते हैं कि फलाना बंदा ये तो पीपल प्लीजर है, ये तो बस हर टाइम पे लोगों को खुश करने में रहता है, टीसी करता है। अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज हम टीसी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अपॉलॉजीज फॉर माय देसी वर्ड्स बिकॉज आई एम फ्रॉम कोई बात नहीं मैम, हम हम सब पाकिस्तान से ही हैं। दैट्स समथिंग। हाँ, तो वो टीसी कर रहे होते हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली पुटिंग एफर्ट कि फला बंदा खुश रहे, फला बंदा खुश रहे, ये भी बंदा खुश रहे। सो दे आर पीपल प्लीजर। एंड इनकी बॉडी जो है उन स्टिफ होती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती उनकी बॉडी में। यू कैन जज देम बिकॉज पीपल हु आर फ्लेक्सिबल इन देयर बॉडीज, उनका बैठना, उनका उठना, उनका चलना इज वेरी डिफरेंट। एंड देन इनके बैठने का अंदाज, दे माइट सिट लाइक दिस, ये, ठीक है। सो ऑल द टाइम दे आर सिटिंग लाइक दिस, उनकी पोस्चर बहुत ज्यादा अपराइट एंड मुस्तकिल है। मतलब कभी तो आप रिलैक्स होते हो ना, इवन अगर आपने इंटरव्यू दे दिया उसके बाद रिलैक्स होना बनता जी है। जी। सो अगर अगर इंटरव्यू के बाद भी आप रिलैक्स नहीं है, आप आराम से अपने कमरे में बैठे हैं और फिर भी आप रिलैक्स नहीं है, तो इट मीन्स के समथिंग इज गोइंग ऑन, समथिंग इज मैम, समथिंग इज देयर। मुझे एक क्वेश्चन आ रहा था कि आपने कहा कि वो पीपल प्लीजर्स हैं, तो इसकी हाँ, एक रीजन ये हो सकती है कि वो अपने आप को उनकी गुड साइड पे रखना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में बैड साइड बहुत देखी है, और ये एग्जैक्टली कि वो इम्पोर्टेंस अपनी रखना चाहते हैं, दूसरों को अच्छा देखे कि हम इम्पोर्टेंट हैं, या हमारा कोई, उनको पता हो कि हम हैं मौजूद, वी एग्जिस्ट। राइट, तो क्या ये राइट। वजह हो सकती That's totally that could be a one reason. So, and I guess I'll second your opinion कि ऐसा ही है, ठीक है। One thing. Second is because they are trying to suppress their anger. For example, मुझे अपने बॉस पे बहुत गुस्सा है, ठीक है। मैं दिल में सोच रही हूँ कि अच्छा इसकी गर्दन मैंने काट देनी है या आई एम गोना किल दैट पर्सन, ठीक है। सो लेकिन उसके ऊपर फ्रॉइड वाला डिफेंस मैकेनिज्म में क्या कह रही हूँ, उसके बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट जा रही हूँ मैं। ऑपोजिट क्या है कि मैं उसको कह रही हूँ सर आपसे तो अच्छा है ही कोई नहीं दुनिया में, है? ओके ओके। ठीक है। सो दैट्स अ काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म दैट पीपल यूज, बिकॉज उनको हर वक्त ये फियर रहता है कि उनका वो जो अग्रेसिव पार्ट है वो एक्टिवेट ना हो जाए, बिकॉज वो हुआ तो प्रॉब्लम होगी। दे आर अफ्रेड ऑफ देयर ओन एंगर, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी कीमत जो है वो इस तरह से मैनिपुलेट होके दे रहे होते हैं। सो मेकिंग सेंस। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम साथ साथ थोड़ी सी, अब बिकॉज हमने मैनेजमेंट को भी डिस्कस करना है, हमने ट्रीटमेंट के ऊपर भी सीरीज को लेकर जाना है, तो थोड़ा थोड़ा मैं साथ साथ हिंट्स भी देती जाऊंगी। सो द फर्स्ट हिंट इज कि ट्रेडिशनल टॉक थेरेपी खाली ऐसे लोगों के साथ नहीं चलेगी। उसके साथ साथ अगर आप उनको थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें, और ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का रोल आता है, स्विमिंग, ठीक है, मे बी जो ब्रिस्क वॉक है, रनिंग है, जॉगिंग है, ठीक है, जिसमें कि आपकी बॉडी के पूरे मसल इस्तेमाल हो रहे हैं, दैट इज हेल्पफुल। ऐसे लोगों को आप ये भी रिकमेंड करें, उनकी बॉडी के अंदर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी है, बिकॉज समहाउ यू नो आप ट्रिगर आपको मिलता है एंड देन यू रिस्पॉन्ड, ठीक है। तो इवन योर बॉडी इज द बिगेस्ट ट्रिगर, मतलब आप चलो देखना तो दूर की बात है, खुद भी तो कुछ करना है ना। सो अकॉर्डिंग टू दैट थेरेपिस्ट, आप उसको आप अपनी थेरेपी को, सॉरी, जो है थोड़ा सा
चेंज करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे एंड देन कस्टमाइज करेंगे फॉर सच इंडिविजुअल्स. And why EMDR is effective? Let me explain that as well. EMDR उन लोगों पे effective है जिन्होंने ट्रॉमा को विटनेस किया होता है. Those who are a witness of the trauma. For example, हम as a Pakistani nation, अब हम फ्लड आया हुआ है, हम उसको विटनेस कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं, वीडियोस के थ्रू कर रहे हैं, चैनल्स के थ्रू कर रहे हैं, यू नो कॉन्स्टेंटली हमारी नींद उड़ रही है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है लाइफ में. वाइकेरियस ट्रॉमा, ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, माँ बाप सारी जिंदगी आपस में लड़ते रहे, आपस में गालियां देते रहे, आपस में एक दूसरे को मारते रहे, बच्चा विटनेस करता रहा, ठीक है. इसके अलावा जब कोई और भी, नॉट नेसेसरीली कि हम इसी पे जाएं, बाज़-औक़ात आप विटनेस करते हो अपने लव वन का जो डेथ है, तो उसमें आपकी बॉडी जो है वो उससे ज्यादा आपकी आईज इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि आपने देखा है किसी को ट्रॉमा में, ठीक है. तो ऐसी सिचुएशन में EMDR इज आइडियल फॉर द मैनेजमेंट और द थेरेपी. और इसके अलावा भी बिकॉज EMDR को अगर हम बात करें तो वो न्यूरो साइकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने भी इसको प्रूव किया है कि वो रीप्रोसेसिंग कर रहा है ना आपके माइंड की, एक गुड इमेज को बैड इमेज के साथ फिर आप अपनी जो बायलैटरल विजुअल आप अपनी आंखों को वो कर रहे हैं, वो करवा रहा होता है थेरेपिस्ट, उसमें क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली विजुअल्स जो हैं वो रिप्लेस कर रहे होते हैं, गुड इमेज जो है रिप्लेस कर रहा है बैड इमेज को. That was just an overview. Maybe we could talk about one therapy on each session, and you know, okay. Apart from that, extremely alert people, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा हाइपर विजिलेंट होते हैं, बहुत अलर्ट, उनकी तारीफ ये की जाती है कि ये इसके तो रिफ्लेक्सेस बड़े स्ट्रॉन्ग है, ये तो ऑन स्पॉट फौरन उड़ जाता है, इसने तो फौरन रिस्पॉन्ड बैक किया, ठीक है, अगर चीजें आई हैं फौरन. लेकिन यही लोग कुछ टाइम में इतने अलर्ट होते हैं कि एक पिन भी गुजर गया तो दे कैन बी लाइक दिस, ठीक है, वो हट जाते हैं. बट समटाइम्स वो एक फेज उन पर आता है कि कुछ पहाड़ भी उन पे गिर रहा है तो दे आर नॉट इवन टेकिंग केयर ऑफ इट. वो इतने डाउन हो जाते हैं, इतने डल हो जाते हैं कि दे आर अनएबल टू रिस्पॉन्ड टू द एक्चुअल थ्रेटफुल इमेज और इन कोई सिचुएशन, ठीक है. सो उनके अंदर ये दो एक्सट्रीम्स आ जाती हैं, कभी बहुत ज्यादा हाइपर विजिलेंट, कभी बिल्कुल नम हो जाना कि माइंड बॉडी कनेक्शन ही खत्म हो जाना. यू आर अनएबल टू फील वेदर यू आर प्रेजेंट इन योर ओन बॉडी और नॉट. मतलब आप अपनी बॉडी को फील ही नहीं कर रहे कि आप एग्जिस्ट करते हो. सो नमनेस, ठीक है, ये दो रिस्पॉन्सेज एक ही किस्म के इंसान के अंदर होंगे. ऐसे लोग जो हैं यूजुअली आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ फिजिकल अब्यूज or sexual abuse. So if people are coming to you and claiming कि जी मेरे साथ तो ये वाला abuse हुआ है या ये trauma है मेरी life में, और आप ये symptoms उन पे देख रहे हैं, so keep in mind कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई physical touch related abuse मौजूद है, whether it's sexual, whether it's physical, you know, it could be anything, but there is an element of that. इसकी वजह से देखें अब आपकी assessment कितनी अच्छी हो सकती है. या जो लोग जो खुद पेशेंट हैं, जो खुद इस मसले से दो चार हैं, जो खुद ट्रॉमा से सफर कर रहे हैं, वो भी दे विल बी एबल, क्योंकि बाजू का ट्रॉमेटिक मेमोरीज को डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे सप्रेस हमारा दिमाग कर देता है. बाजू का तो हमारे अलामात हमारे बॉडी में आ रही होती हैं, लेकिन एग्जैक्टली अक्सर लोगों ने आपने देखा होगा, अक्सर केस रिपोर्ट्स आती हैं जब, तो उसमें क्या होता है कि ट्रॉमा याद है, PTSD डायग्नोज है, लेकिन डिटेल्स ऑफ ट्रॉमा नहीं याद. कौन था? बाज़ औक़ात लोग जो विक्टिम्स होते हैं अपने जो सेक्सुअल जो उनको अब्यूज करता है, अपने परपेट्रेटर की शक्ल ही नहीं उनको याद होती, ठीक है. क्यों? बिकॉज वो सारी डिटेल्स को मिस कर देते हैं, सप्रेस कर देता है हमारा ब्रेन. बिकॉज अगर इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म, ये कुदरत ने, ये नेचर ने आपकी बॉडी में डाला हुआ है, तो वो जब ब्रेन जो है वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको सप्रेस करता है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस हो जाती है, ठीक है. सो फॉर दैट पर्पस इट्स इम्पोर्टेंट फॉर समबडी जो खुद सफर कर रहा है और उसको डिटेल्स नहीं पता, इट मीन्स कि आपका ब्रेन जो है उसको सप्रेस किए हुए है. तो दीज इंडिकेटर्स में भी आपको हेल्प कर दें कि आप आइडिया करें कि अच्छा ओके, सो आई एम मोर इनटू, यू नो, मैं टच को अवॉइड कर रहा हूँ, मैं चीजों को अवॉइड कर रहा हूँ, इट मीन्स कि आई एम स्ट्रगलिंग विद समथिंग लाइक दैट. डज दैट मेक सेंस? यस मैम. पेशेंट्स अगर खुद
थोड़ी बहुत उनको हो ना इतनी इंफॉर्मेशन हो कि वो किस टाइप में जा रहे हैं, तो ये बहुत इजी हो सकता है उनके ट्रीटमेंट के लिए और उनके क्योर के लिए। बेशक। सो अब इसके मैनेजमेंट पर आ जाते हैं जी। मैनेजमेंट क्या क्या हो सकती है? ऐसे लोग जिनको जो फिजिकल अब्यूज का शिकार हैं, एनी काइंड ऑफ अब्यूज, एनी काइंड ऑफ फिजिकल अब्यूज, उनके लिए सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्मिनोलॉजी साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स ने सिर्फ ऑटिज्म सेंटर्स में पढ़ी होगी या सुनी होगी, वो भी जो बहुत आइडियल किस्म के थेरेपी सेंटर्स हैं जहाँ पे ऑटिज्म को ट्रीट किया जाता है, वहाँ पे सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपिस्ट मौजूद होते हैं। और ये एक डिफरेंट फील्ड है, बहुत कम है लेकिन है। तो ट्रॉमा वाले लोगों को भी उनको ज्वाइन करना चाहिए, ऐसे जिनको फिजिकल अब्यूज है। व्हाट दे डू इज कि वो आपका जो माइंड बॉडी कनेक्शन है उसके ऊपर काम करते हैं, एंड नॉट जस्ट उस पर काम कर रहे हैं, बल्कि वो आपकी जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर ह्यूमन बॉडी है, जहाँ जहाँ उनकी ट्रॉमा मेमोरी स्टोर्ड है। ट्रॉमा मेमोरी स्टोर्ड सिर्फ यहाँ नहीं होती, इट कैन बी स्टोर्ड हियर, इट कैन बी स्टोर्ड एनीवेयर, ठीक है, विच एवर पार्ट ऑफ योर बॉडी इज इन्वॉल्व इन दैट, ठीक है। सो ट्रॉमा मेमोरी सिर्फ आई मूवमेंट से नहीं जाएगी, वी नीड मोर इंटीग्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच। सो अगर इसको अब आम लोग भी देख रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे जी सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी क्या है। सो बेसिकली आपकी बॉडी में कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, ट्रॉमेटिक मेमोरीज किसी बॉडी के एक एरिया पे स्टोर होती हैं। सो उस जगह को डिफरेंट एक्सरसाइजेस के थ्रू पहले तो स्टिमुलेट किया जाता है, एंड देन उसको रिलैक्स किया जाता है, बिकॉज स्टिफनेस वहीं पे ही आ रही है, प्रॉब्लम वहीं पर ही आ रही है। So trauma therapist is not somebody who is a kind of therapist जो कि सिर्फ बात कर रहा है, बंदा हील हो रहा है। Trauma has many effects on your body. यहाँ तक कि ट्रॉमा की वजह से हमने लास्ट टाइम बात की थी ना, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। सो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है? इट्स अबाउट सेल्फ हार्म, इट्स अबाउट रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स। सो ये दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं। इट मीन्स कि समथिंग इज रिलेटेड टू ट्रॉमा, कोई एक आपकी मेमोरी है जो स्टोर्ड है। सो हेल्प देम, हेल्प सच पीपल एज वेल। एनीवेज, एंड देन ये थेरेपी क्या करेगी कि आपकी जो ट्रॉमेटिक पेन है उसको करेक्ट करेगी, रीप्रोसेस करेगी, ठीक है। एंड देन इमोशनली निगलेक्टेड जो बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे कि जिनके पेरेंट्स जो है वो अवेलेबल नहीं होते उनके लिए, और निगलेक्ट वाले चाइल्ड किड्स होते हैं, usually such kids are more are kind of people who are withdrawn. उनका वो ज्यादातर ना नम ही रहते हैं। एक तो हमने एक्सट्रीम की बात की ना कि उनके फेजेस आते हैं, एक है बिल्कुल नम रहना बॉडी, बिल्कुल ही उनको बहुत ज्यादा पता नहीं चल रहा होता कि उन्हें भूख लगी है, प्यास को, अपनी ही बॉडी की नीड्स को एड्रेस नहीं कर पा रहे होते, वो खुद को भी एड्रेस नहीं कर पा रहे होते, अपनी प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस नहीं कर पा रहे होते, एंड दे मोस्टली दे आर कंफ्यूज्ड किड्स। इवन जब बड़े भी हो जाते हैं, एडल्ट्स भी हो जाते हैं, तो वो बड़े भी कंफ्यूज रहते हैं, यार जिंदगी में क्या करना है, जिंदगी में जो है वो मेरा क्या एजेंडा है, मेरा गोल क्या है, मुझे मतलब दे आर नॉट इवन गोल ओरिएंटेड, मतलब वो मुकम्मल तौर पे विदड्रॉन, उनको उनका कोई उनके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं होती, दे आर लैकिंग इन मोटिवेशन। सच भी अक्सर हम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वहां पे भी ऐसे के लोग रिपोर्ट करते हैं, जब पूछे ना कि हम, हाँ तुमने अब क्या करना है, यूनिवर्सिटी में हो, ये सब्जेक्ट क्यों रखा था, दे आर टोटली कंफ्यूज, बस रख लिया था, बस पढ़ रहे हैं, बस जॉब कर लेंगे, ठीक है, तो दे आर कंफ्यूज। लेकिन अब ये नहीं कि हर बंदा ही ट्रॉमा से सफर कर रहा है, इसका मतलब है कि ठीक है, एक एलिमेंट उनकी लाइफ में है, दूसरा एलिमेंट आप एक्सप्लोर करके देखते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि उनकी लाइफ में कोई ट्रॉमा हो, और पेरेंट्स जो है वो उसके बचपन में अनअवेलेबल हो उनके लिए। सो ऐसी सूरत में माइंड बॉडी कनेक्शंस, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग वर्क्स मिरेकल करते हैं। सो और ऐसे लोग जो है वो अपनी बॉडी से खुश नहीं होते, दे फील दे आर नॉट प्रिटी। सेल्फ एस्टीम जो अपनी बॉडी रिलेटेड है, बॉडी इमेज जो है वो उनका बहुत बुरा होता है। क्यों? क्योंकि बचपन से नेग्लेक्ट का शिकार होते हैं।
निग्लेक्ट की अगर उर्दू आपको पता हो तो बता दें, बिकॉज आम पब्लिक भी है, तो जनरल पब्लिक के लिए इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। निग्लेक्ट का मतलब है आई गेस कि जब आपको जरूरत हो और आपके पास attention ना मिले, अवेलेबल ना, तवज्जो ना मिले जो आपको। ना मिले, ऐसी तवज्जो जो बच्चे की बेसिक नीड थी, ठीक है, हाँ वी कैन से दैट। सो इसके लिए थेरेप्यूटिकली इन्फॉर्म्ड मसाज हेल्प्स अ लॉट। जो लोग विदड्रॉन होते हैं अपनी बॉडी से, नंबर वन। नंबर टू, जिनका बॉडी इमेज बहुत ज्यादा बुरा हो, जो अपने बारे में हर टाइम नेगेटिव फीडबैक्स, नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, इट मीन्स कि ये निग्लेक्ट का शिकार है, ये निग्लेक्टेड किड्स हैं। मे बी बचपन में, मे बी बाज़-औक़ात आपकी जो ग्रोइंग एज है, जहाँ पे आप अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, वहां पे बाज़-औक़ात लोग आते हैं, उनके जो हस्बैंड्स हैं या हस्बैंड्स हैं जिनकी वाइफ्स हैं, वो उनके लिए इमोशनली अवेलेबल ही नहीं है। तो ये भी तो एक ट्रॉमा है ना। हम सिर्फ बचपन पे फिक्स हो जाते हैं, भाई बाद में भी ट्रॉमा आता है, एडल्ट लाइफ में भी ट्रॉमास हैं, मौजूद हैं। So if your spouse is, neglecting you for a longer period of time, you could be a part of that, family of trauma. तो थेरेप्यूटिकली इन्फॉर्म मसाज है, एंड देन अदर थेरेपीज तो है ही हैं, वो तो आपकी हैं, लेकिन उनके साथ आप ऐड जरूर करें, बिकॉज दैट्स इम्पोर्टेंट, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई गेस इट्स मोर देन इनफ फॉर टुडे, बिकॉज काफी ज्यादा हो गई है इन्फॉर्मेशन। ओके मैम, अगर आप सही समझे तो एक दो सिर्फ क्वेश्चंस हैं जो अभी तक, बाकी सारे आपने ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए हैं अपनी डिस्कशन में, लेकिन ओके, एक दो बस रह गए हैं। तो उसके लिए अगर हम नेक्स्ट मीटिंग, क्योंकि ये एंड हो रही है 40 मिनट्स वाली, तो एग्जैक्टली। एक और वाली अगर हम कर लें, तो अगर आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, नहीं तो फिर हम ओके, नेक्स्ट सेशन कर सकते हैं, कोई ओके, बात नहीं। I don't know, it's your choice, you can ask Malaika for that.